लेट्स माइक बुकमार्क। लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा एक नई पुस्तक के साथ आपका स्वागत करता हूं और इस पुस्तक का नाम है शाहपोश पाक मोहब्बत। ये देखिए आप करीब 100 साल पुरानी किताब है। आप इसके पेज भी देखिए कैसे हो रहे हैं एकदम। और इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित श्री नथाराम शर्मा जी गौड़। आप देखिए और इसमें लिखा हुआ है निज श्याम प्रेस, इनकी खुद की प्रेस से छपी हुई ये किताब है। और नीचे इसमें लिखा हुआ है कि बिना मोहर की पुस्तक चोरी मानी जाएगी। मोहर, ये इस मोहर की बात कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये पुस्तक देखेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये। और इसके बारे में बात करने से पहले असल में ये जो पुस्तक है एक नाटक की, एक नौटंकी की किताब है। अगर आपने नौटंकियां देखी होंगी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उससे पहले मैं जो इसके लेखक हैं नथाराम जी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। पंडित नथाराम जी गौड़ उत्तर प्रदेश भारत के हाथरस के दरियापुर गांव के रहने वाले इंदरमन अखाड़े की नौटंकी, ये नौटंकी के जो अखाड़े होते हैं उसकी बात है। उत्तर भारत का या फिर ओपेरा थिएटर अगर आपने देखा हो जो संगीतमय होता है उसकी बातें कर रहे हैं। उसके ये प्रसिद्ध लेखक एकदम कलाकार, उनका जो कार्यकाल रहा उसमें नौटंकी में उन्होंने करीब 1897 से 1940 के बीच में लगभग करीब 113 या कह दीजिए जितना मैंने पढ़ा है कि करीब 200 से 250 नाटक लिखे कम से कम। वे 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में मतलब केंद्र के व्यक्ति थे नौटंकी में। बाद में उन्होंने खुद की एक नौटंकी मंडली बनाई जिसमें श्याम नामक प्रिंटिंग प्रेस, जो कि इस किताब पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप, निज प्रेस श्याम। उसके बाद में अगर उनकी विदेशों में ख्याति की बात करें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, म्यांमार में भी उनकी खूब ख्याति थी। और इतनी ज्यादा थी कि मतलब म्यांमार में तो लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया था कि इनकी चीजों को हम समझ कैसे पाएं। उनके नाटकों को आप पढ़ेंगे नौटंकियों को तो उसमें संगीत, नृत्य, रोमांस, मेलोड्रामा, ये सारी चीजें आपको भरपूर रूप से मिलती हैं। जिनमें मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ कि अमर सिंह राठौड़, सुल्ताना डाकू, ऊदल का ब्याह, संगीत हरिश्चंद्र, वीरांगना वीरमती, ये सभी इनके कुछ कुछ मैंने इसमें जोड़े हैं। अब अमर सिंह राठौड़, सुल्ताना डाकू, आप ये सब पढ़ेंगे ना तो आपने अगर कुछ लोगों ने इसमें से नौटंकियां जो पहले देखी होंगी जो हमारे यहाँ होती थी या आज भी मेलों में या किसी रंगमंच के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें, क्योंकि पूरी की पूरी म्यूजिकल होती है। अब मैं इस पुस्तक के विषय में बात करने से पहले, चूंकि ये एक नाटक नौटंकी की किताब है और पूरी संगीतमय लिखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा आपको नौटंकी के विषय में बता देता हूँ। नौटंकी असल में क्या है कि तुर्रा कलंगी नाम के दो अखाड़े होते हैं ख्यालबाजी के। अब तुर्रा और कलंगी क्या है? तुर्रा और कलंगी एक ख्यालबाजी का अखाड़ा है जिसमें जो तुर्रा वाले लोग हैं वो खुद को शिव का उपासक कहते हैं और कलंगी वाले खुद को पार्वती का उपासक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे तुर्रा वालों ने मान लीजिए कोई दोहा बोला तो वो कहते हैं कि कलंगी वालों को उससे बेहतर दोहा सुनाना पड़ेगा। मान लीजिए उन्होंने चौबोला बोला तो उससे बेहतर चौबोला सुनाना पड़ेगा। तो इसी तुर्रा कलंगी ख्यालबाजी अखाड़े में से इसको तोड़ करके नौटंकी को बनाया गया, जिसमें लावणी, छंद, खमसा, चौबोला, ये सारे के सारे आपको इस पुस्तक में मिलेंगे भी और मैं कुछ कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको। तो उन सब से नौटंकी का निर्माण किया गया और नौटंकी का स्वरूप पैदा हुआ। अब नौटंकी भी क्या होती है कि दो तरह की होती है, एक होती है पद्य और एक होती है गद्य। आप कानपुरी नौटंकी देखेंगे तो कानपुरी नौटंकी अलग है और हाथरसी नौटंकी देखेंगे तो हाथरसी नौटंकी अलग है। अब चूंकि ये किताब हाथरसी नौटंकी में लिखी हुई है पूरी की, तो हाथरसी नौटंकी की क्या पहचान है कि ये एक संगीतमय होती है। यहाँ की गायकी जो है ना वो बड़े स्वर में और बड़ी गजब की होती है। जैसे हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है और जो सबसे मुख्य साज है नौटंकी का उसका नाम है नक्कारा यानी कि नगाड़ा। नगाड़ा जो आपने दतड़ बजते हुए देखा होगा, और वो इसलिए होता था कि पुराने समय में लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे। तो जब भी नौटंकी का तमाशा होता था, नौटंकी का खेला खेला जाता था, तो उस समय नगाड़े की आवाज से कई कई कोसों दूर तक ये बताया जाता था कि भाई आज यहाँ पे नौटंकी का तमाशा हो रहा है और आप सभी देखने आइए। और ये मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलती है आराम से। इतनी बड़ी मतलब विधाई है। इसके कुछ कलाकार हैं जिसमें कृष्णा कुमारी माथुर, छज्जन सिंह जी की नौटंकी आपने देखी होंगी, रामदयाल शर्मा जी, गिरिराज प्रसाद जी जो कि राजस्थान भरतपुर के ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, श्री कृष्ण पहलवान, छोटे लाल पांडे, चौधरी धर्मपाल सोनी, जसदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद ठाकुर, ये सभी कलाकार और भी बहुत सारे कलाकार हैं। आप नौटंकी जब देखने जाएंगे तो आप देखिएगा उनकी संगीत की विधा, उनका साहित्य कितना परिपूर्ण होता है। और बिना देरी किए मैं इस पुस्तक के विषय में बात करता हूँ। जब ये पुस्तक मैंने खुद पढ़ी तो ये इतनी इंटरेस्टिंग और आपको इतनी भव्य लगेगी, एक सजा हुआ महल होता है ना उसके समान में। और इस पुस्तक में पाक मोहब्बत
किताब का नाम शाहपोश। अब शाहपोश और पाक मोहब्बत क्या है, आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैं कहानी के बारे में बताता हूँ कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गबरू, और एक लड़की है जिसका नाम है जमाल। अब गबरू जो है ये अपने शहर से एक नए शहर में आते हैं, और जहाँ की जो लड़की है जमाल वो एक राजकुमारी है एक महल की। तो ये गबरू उसको बोलता है कि मैं आपको उर्दू कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, कुरान सिखाना चाहता हूँ। तो इन पे उनके घर पे जाने की शुरुआत करता है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और उनसे मिलने के लिए ये अपनी पाक मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इनके जैसी की मोहब्बत आजकल जो चल रही है वैसा कुछ नहीं। एकदम मतलब कुरान पे हाथ रख के ये कसम खाई जाती है कि हम पाक तरीके से मोहब्बत करेंगे और उसको निभाएंगे। तो हालांकि इनकी शादी हो चुकी होती है 4 दिन पहले ही इन भाई साहब की, जो अपने ये इसमें हीरो हैं गबरू, लेकिन उनका प्रेम उनके साथ थोड़ा बहुत हो जाता है। अब इनके पिताजी इनको समझाते हैं कि भाई तू रात में मत घूमा कर, क्योंकि ये अनजान शहर है, और अनजान शहर में आप देखिए, आप अपने जब शहर में होते हैं आपकी अलग बात होती है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप देर रात तक घूम नहीं सकते, आपके मन में कई सवाल आते हैं, कई चीज़ें सोचते हैं। तो वही इसको समझाते हैं कि बेटा तू रात को मत घूमा कर, मत जाया कर। लेकिन ये महल में उनसे मिलने के लिए रात को जाते हैं तो क्या होता है कि सिपाही साहब इनको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ लेते हैं तो अब इनकी पेशी होती है। पेशी होती है तो ये होता है कि भाई ये तो चोरी करने के लिए घुसा था, चोर था, तो इसको फांसी दी जाए। ये बोलता है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, आप समझो मेरी बात को, और मैं तो अब ये भी नहीं बता सकता कि किस काम से गया था। तो यही होता है, फांसी दी जाए। तो ये कहता है कि भाई मुझे 1 रात की जमानत दे दो आप, गबरू जी कहते हैं, और मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वो मेरी जमानत दे देंगे। पिताजी के पास ले जाया जाता है तो पिताजी मना कर देते हैं कि साहब मुझे इस औलाद से कोई लेना देना नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से। जब इसको मैंने बोला था कि रात को मत भटका कर, मत घुमा कर, ये माना ही नहीं मेरी बात, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ले तेरा बाप ही तेरा सगा नहीं है, तू क्या बात कर रहा है यार। उसके बाद में ये अपने दोस्त के घर जाता है और दोस्त इसकी जमानत देता है, और इसको मिलने के लिए वापस ये जो है जमाल के घर पे जाता है, चढ़ के उस महल के पीछे के रास्ते से, और मिलता है और सारा वाकया उसको बताता है कि ऐसे ऐसे हो चुका है। और वो कहती है कि मुझे इसी चीज़ का डर था कि एक ना एक दिन ये होगा और तेरे साथ में अब ये सब होगा, अब तू क्या करेगा। बोला ये कि अब तो मुझे कल तो सूली पे चढ़ना है, और हमारी मोहब्बत जो है वो पाक ही रहेगी हमेशा। और तो क्या करना है आप बताइए, कि तू मुझसे ना मिलने आना। बोले मैं मिलने तो आ जाऊंगी, पर मैं तेरे को मरते हुए तो नहीं देख सकती, और मैं उस वक्त जब मिलने आऊंगी ना तो तू पहचानेगा कैसे। तो उसके लिए मैं ये करूंगी कि शाहपोश, आप जो इस पुस्तक पे सबसे ऊपर पढ़ते हैं ना शाहपोश, मतलब काले कपड़े पहन के आऊंगी, हाथ में तलवार रखूंगी, और मेरे हाथ में जहर का प्याला भी होगा। बोला नहीं ये सब मत करना, बस मैं तुझे देखना चाहता हूँ और मैं समझ जाऊंगा दूर से। अब इसके बाद में उसके फांसी की तैयारी हो जाती है, वो वहां पहुंच जाते हैं, ये भी शाहपोश में अपने पहन के तलवार और वो लेके आ जाती हैं घोड़े पे बैठ के। अब इससे आगे कहानी में क्या होता है, इनको प्यार मिलता है या नहीं मिलता, जो ये गबरू है इसको सूली पे चढ़ाया जाता है नहीं चढ़ाया जाता है, या जमाल के साथ में क्या होता है, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, नौटंकी के विषय में मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैं समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इस पुस्तक में से आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा कि नौटंकी की विधा असल में होती कैसे, कि कैसे दोहों को पढ़ा जाता है, कौन सी संगीत में तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपके सामने कि या तो बालम सेज चल करो ऐश आराम, और जाओ मुझको छोड़ तो कर दो काम तमाम। जब ये जैसे तमाम जहाँ पे आता है ना, वहां पे एकदम से नगाड़ा जो होता है इनकी, उनकी 16 मात्राएं, 4 मात्राएं, और ये सब टक 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 वो शुरू हो जाती है। अब जैसे ये मैंने पढ़ा तो इसी क्या के चौबला शुरू हो जाता है कि कर दो काम तमाम, मेरी गर्दन पे खंजर धर दो, और रंज अलम गम छूटे बलम, कर कलम हमारा सर कर दो। मतलब कि ये कह रहा है कि या तो अपने साथ में ले चलो, या फिर ये करो कि मेरा काम तमाम कर दो। भाई या तो तुम गर्दन पे जो खंजर रखा हुआ है इसको लो और मेरी गर्दन काट दो, या फिर अपने साथ में लेके चलो। ऐसे ही मैं आगे इसमें पढ़ के थोड़ा थोड़ा आपको बता पाऊंगा। और कैद किया क्यों आपने, परदेशी हो आप, हे साहिब तुम कौन हो, दीजिए जरा बताए। अब जहाँ पे कैद हो जाता है, मैंने बताया था सिपाही पकड़ लेते हैं, तो वो पूछता है कि भाई मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मैंने किया क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं।
आप पढ़ोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। इससे आगे जब बात होती है, कुतवाल जी बता रहे हैं अपना, जामिन बनू ना ख्वाब में मैं इसका कुतवाल, अपने सर पर खाम खा क्यों आफत लूं डाल। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो अपने पिता के पास पहुंचा है कि मेरी जमानत दे दो, और पिताजी ने मना कर दिया है कि मैं अपने सर पे क्यों आफत लूं इसकी। मैं तो उसको कब से समझा रहा था कि रहने दे, मान जा, पर ये नहीं माना। जिसमें वो कह भी रहे हैं कि तेरी हजरत इश्क ने डाल अकल पर फंद, जेवर पहना तुझे बख्शा हुनर कमंद। कि तेरे को इतना समझाया था मान जा, पर तू नहीं माना, है कि नहीं। अब तेरी अकल में जब पर्दा पड़ा है ना, अब तू डोल। अब इससे आगे जब वो कहता है कि भाई पिता ने तो मना कर दिया, अब दोस्त के पास चलो, तो आगे क्या कहता है कि वक्त पड़े पर या खुदा लई बाप की आस। कि भाई जब मुझे वक्त पड़ा तो मैंने अपने बाप के पास गया कि वक्त पड़े पर या खुदा लई बाप की आस, और सो भी दुश्मन हो गया जाए कौन के पास। अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरा वक्त खराब आया तो मैंने अपने पिता के पास जाके कहा कि ये समस्या, बाप ने भी मना कर दिया कि ये तो मेरी औलाद है ही नहीं, तो अब मैं किसके पास जाऊं। तो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी विपत्ति काल परखिए चारी। तो वो यही कहता है कि भाई ऐसे मौके पर एक काम किया जाए कि अपने दोस्त के पास चला जाए, दोस्त से जाके वो बात करता है, और दोस्त उसको कहता है कि जुल्म सितम रंजो अमल आफत विपत्ति काल, हाय खुदा सब एक संग दीने हम पर डाल। ये अपने दोस्त के सामने कह रहा है कि ये जुल्म, ये विपत्ति सारी की सारी मेरे ऊपर एक साथ में डाल दी। और उसके बाद में इसका दोस्त इसको यहाँ से छुड़ाता है, उसके बाद में उसको उसके पास लेके जाता है। अब इससे आगे की मैं एक दो लाइनें और आपको सुना देता हूं कि आया पास जमाल के सही मुसीबत तंग, सो जमाल मुख ढाप कर सोई पड़ी पलंग। ये कह रहा है कि मैं भाई इतनी मुसीबत झेल जाल के मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे सूली पे चढ़ने वाला हूँ, अपने पिता के घर गया, पिता ने मना कर दिया, मेरी तो औलाद ही नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे छुड़ाया, और अब मैं जमाल के घर पीछे से रस्सी से चढ़ के पहुंचा हूं तो जमाल आराम से मुंह ढक के बेड पे सो रही है। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि भाई मैं कौन कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। उसके बाद में उसकी जमाल से चर्चा होती है, जिसमें वो कहते हैं आगे कि जो दिल अंदर खौफ था वही हुआ मौजूद, और मेरे पीछे मुफ्त तू होए निस्त नाबूद। यहाँ जमाल कह रही है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे दिल में ये खौफ है कि तू महल के अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और देख ले आज वही हुआ है। इससे आगे जब आप बढ़ोगे, जब कह के जा रहा है इसको गबरू कि दो इजाजत जाऊं अब लीजो मेरा सलाम, सूरत सूली पर फर्ज दिखलाना गुलफाम। कि भाई मेरा आखिरी सलाम ले ले, जो मैंने बताया ना कि वो कहता है कि जब मैं सूली पर चढ़ूं तो तुम मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाने आ जाना, बस मेरी यही चाहत है। वो आता है जहां पे वो कहते हैं कि सौदागर बच उतर गया जहां पर यार, इधर शाह महमूद ने दिल में किया विचार। अब इससे आगे जो कहानी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पहुंचते हैं, उसके बाद वो उसके पिता को भी लेके आता है, सारी बातचीत होती है। इसके बाद में आगे चलकर वो शाहपोश में उसके पास पहुंच जाती है। उसका एक दोहा मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, जो मुझे मिल जाए यहाँ पे, ये कि वो कैसे आती है और क्या होता है, किस तरह से उनको पहचाना जाता है, और आगे की जो कहानी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पूरी नहीं बताऊंगा इसमें। जब राजा को दिखता है कि घोड़े पे बैठकर एक काले लिबास में कोई है, तो वो अपने मंत्री को कहता है कि औरत है या मर्द है और करे इसकी पहचान, धोखे आए लिबास के मत बनी नादान। कि भाई ये औरत है मर्द है कौन है, ये घोड़े पे कौन सामने खड़ा है, इसकी पहचान कर, और मुझे पहचान करके पता कि चक्कर क्या है। इसके बाद में जब पता किया जाता है कि पता चलता है कि भाई ये तो जमाल है, उसके बाद की आगे की कहानी क्या होती है इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, और जब पढ़ लो तो मुझे भी बताइएगा, और अगर आप ना पढ़ पाओ तो मुझसे पूछिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेट्स माइक के इस मंच से अगली पुस्तक के साथ में फिर मिलूंगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।